हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की। ये रेशो एनालिसिस के फोर्थ पार्ट में आज हम बात करेंगे। जो पहले 3 पार्ट हैं वो हमने लास्ट 3 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में ये बताया था कि रेशो एनालिसिस क्या होता है और साथ में लिक्विडिटी रेशोज़ के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने एक्टिविटी रेशियोज़ की बात की है और थर्ड पार्ट जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें हमने सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में बात की है। अगर आपको पहले वो वीडियो देखनी है या उसकी नीड है तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, और साथ में आपको सजेस्ट भी कर दिया जाएगा ऊपर आई पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। उससे पहले आप सबको पता है दोस्तों कि अगर आप में से कोई नया है मेरे चैनल पे तो जो लाल वाला बटन जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा दें, और जो साथ में बेल बटन दिया है उसे भी दबा दें। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कुछ पूछना है, कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे से बात कर सकते हैं, और उस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, सो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का मीनिंग। उससे पहले ये देखो अब कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ही क्या कहेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे। लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ क्या है, ध्यान से पढ़ो। अकाउंटिंग रेशियोज़ दैट मेयर द प्रॉफिटेबिलिटी आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। मतलब वो रेशोज़, वो अकाउंटिंग रेशोज़ जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिटेबिलिटी को मेयर करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कहते हैं। अब आगे क्या है, एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ इवेलुएट द कंपनी एबिलिटी टू जनरेट द इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस और अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनकम जनरेशन। यानी ये रेशो ये भी बताती है या कंपनी की एबिलिटी को जानती है कि उनको कितना खर्चा बियर करना पड़ रहा है अपनी इनकम के ऊपर। यानी जो इनको इनकम मिल रही है उसके ऊपर उनका कितना खर्चा लग रहा है, कितनी एक एबिलिटी है कंपनी की उसको बियर करने की, उसे हम किस रेशो से मेजर कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। जो मेन चीज़ है इसके अंडर वो क्या आ रही है न्यूमेरिकली, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके सामने है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन आती है नेट प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग रेशियोज, फिर आरओआई, ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग यानी पीई रेशियो। सो ये सारी रेशियोज को आज हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले रेशियो कौन सी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब नाम से क्लियर करो दोस्तों, प्रॉफिट कब आता है, सेल्स पे। सो सेल इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा, और दूसरा इनके नाम के अंदर ही है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ये मीनिंग आ गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझो कि एफिशिएंसी डिटरमाइन करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना कि ये देख सके कि प्रोडक्शन परचेज एक्टिविटीज़ कभी रुके ना, वो चलती रहे। यानी ये रेशो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है ताकि ये जाना जा सके या ये पता लगाया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एफिशिएंसी है अपने प्रोडक्शन और परचेज एक्टिविटीज़ को चलाने की, और वो कभी रुके ना। ठीक है दोस्तों, अब ये दो कंपोनेंट्स थे, उन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो जीपी और नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब हम नेट सेल्स में से COGS, हमने पीछे पार्ट किया हुआ है ये वाला, क्या इसका फॉर्मूला है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे वो आप सबको मैंने एक लास्ट वीडियो में बता दिया है। अब नेट सेल्स में से अगर हम COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो नेट सेल्स भी क्या होता है, ग्रॉस सेल। GS मीन्स ग्रॉस सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर दी जाएं तो उसे हम नेट सेल्स कहेंगे। अब अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को ओवर यानी डिवाइड के रूप में ले आएँ तो वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम नेट सेल्स से डिवाइड कर देंगे इनटू 100 करके तो आंसर विल बी इन परसेंटेज, और ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो फॉर्मूला ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इज GP रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसमें। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹100, कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 100 ऑलवेज सेल के ऊपर होता है और होना चाहिए। लेकिन अब मेन चीज़ क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सेकंड पॉइंट, द लिमिट बियॉन्ड विच फॉल इन SP। यानी अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपके लिमिट से भी नीचे चली गई तो आपके लिए वो एक खतरा है, आपके लिए वो एक लॉस माना जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर रेशो हायर है
तो वो मोर एफिशिएंट मानी जाएगी किसके लिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर आपका जीपी डाउन है यानी आपकी रेशियो लो है और सेल्स ज़्यादा हैं, तो इस मीन्स लो रेशियो इज इक्वल टू लो एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो जितनी हायर हो सके उतना आपका फ़ायदा है। अब ये चीज़ न्यूमेरिकल से समझो, न्यूमेरिकल आपके सामने है कि इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में इसी में बता देता हूँ क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। आपको पता है आपके लिए रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी ओवर नेट सेल्स इंटू 100। आपको पता है ये दोनों चीज़ें कैसे निकलती हैं। अब बात वही आ गई, नेट सेल्स में से अगर हम सी और जी एस माइनस करेंगे तो हमारे पास जीपी आएगा। यानी इसके अंदर आपको सेल्स, दो तरीके की सेल्स दी गई हैं, एक है आपके अंदर कैश सेल्स और एक है आपके अंदर ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। आपने दोनों को क्या कर देना है, ऐड करके बीच में से आपने रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न और आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। सो आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर देनी है, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज नेट सेल्स। सो नेट सेल्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, सी ओ जी एस भी निकालना है ताकि आप ये निकाल सको जीपी। सो सी ओ जी एस का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया था मैंने। ओपनिंग स्टॉक में से आपने ग्रॉस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज दोनों ऐड कर देनी है, उसमें से आपने रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस कर देना है। ये आपको अब क्लियर होगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। अब आपको क्लियर होने वाला है कि कैसे मैंने बताया कि नेट सेल्स अगर निकालनी है तो कैश क्रेडिट मैंने कहा था दोनों ऐड कर दो, बीच में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो आपके सामने नेट सेल्स निकल आएंगी। अब सी ओ जी एस की बारी थी। ओपनिंग स्टॉक में से मैंने कहा क्रेडिट और कैश दोनों प्लस कर दो परचेजेस, और उसमें से रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ये आपको क्लियर हो गया है फॉर्मूला पीछे भी और आज भी। सो इसलिए ये दोनों चीज़ों को जब हम माइनस कर देंगे आपस में तो आपके पास क्या निकल आएगा, जीपी। तो जीपी आपका क्या बना, 52,000। अब इन दोनों को अब हमने क्या करना है, रेशियो में बदलना है। तो वो क्या रेशियो का फॉर्मूला है, जीपी ओवर नेट सेल्स, यानी 52,000 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू इंटू 100 दैट इज 32.5%। सो सीधी सी बात दोस्तों, आपको क्या शो हो रहा है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपकी कॉस्ट से कम है। आपकी कॉस्ट 68.5 है और आपका प्रॉफिट मार्जिन 32.5 है। सो इस मीन्स आपको थोड़ा सा और बेटर करके अपनी परसेंटेज इंक्रीज करनी होगी ताकि आप अपनी कॉस्ट को बियर आसानी से कर सको और अपनी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना सको। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम, दैट इज़ नेट प्रॉफिट रेशियो के ऊपर। नेट प्रॉफिट रेशियो वही बात, जीपी में हमने क्या किया था, जीपी टू नेट सेल्स, यानी जीपी का रिलेशनशिप सेल के साथ। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट है तो नेट की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, उसका क्या था कि प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट को देखना, क्योंकि वो ट्रेडिंग के साथ रिलेट करता है और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी मैनेजमेंट की क्या रहे, अच्छी रहे, इसलिए इस चीज़ को कैलकुलेट करना। अब जो हमने दो कंपोनेंट की बात की थी दोस्तों वो ये रहे। अगर तो नेट प्रॉफिट कहें तो वो फाइनल प्रॉफिट है और नेट सेल्स आपको पहले भी बता दिया था, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब कंप्यूटेशन में जब हम इन दोनों को आपस में रेशियो में बदल देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, एनपी ओवर एनएस यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इज कॉल्ड एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों कि नेट मार्जिन अर्नड ऑन अ सेल ऑफ ₹100, कि 100 तो नेट मार्जिन रखो और व्हाट पोर्शन ऑफ द सेल इज लेफ्ट टू पे डिविडेंड, कितना पोर्शन आपका सेल्स का बचा हुआ है डिविडेंड देने के लिए, और क्रिएट रिजर्व। रिजर्व मीन्स आपके लिए कुछ साइड पे रखना है आपको, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसमें वो किस में से रखा जाएगा, नेट प्रॉफिट में से। सो हायर रेशियो मोर एफिशिएंट। सो ये भी यही बात है कि जितना नेट प्रॉफिट हायर होगा उतना ही आपके लिए एफिशिएंट है, उतना ही आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑपरेशंस सही हैं। अब एक छोटा सा नोट आपके सामने क्या है कि अगर आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इस रेशियो से तो वो आपका नेट प्रॉफिट क्या माना जाएगा, आफ्टर टैक्स। यानी नेट प्रॉफिट जो भी आएगा, जो भी है इसमें नेट प्रॉफिट लिखा हुआ फाइनल, वो क्या माना जाता है, आफ्टर टैक्स। ठीक है दोस्तों। अब इसे छोटे से सम से कैलकुलेट कर देते हैं। सेल्स आपको गिवन है, COGS आपको दिया है, और इनडायरेक्ट ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट होते हैं COGS का पार्ट, लेकिन अब ये इनडायरेक्ट है, ये ऑफिस का पार्ट है, इसलिए ये नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट होंगे। अगर आपको जीपी कहा होता तो ये पार्ट नहीं आना था। सो इसलिए दोस्तों अब क्या करना है, हमने सेल्स आपको गिवन है नेट सेल्स। अब आपने सेल्स में से COGS और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देंगे तीनों को,
आपस में, तो वो 1,10,000 आपके लिए क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट। सो आपकी रेशो क्या बन रही है, 33.3 रेशो, यानी अगर आप इसे फ्रैक्शंस में भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 33.3 रेशो आपका क्या शो कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और रेस्ट 66.7% जो आपका बना हुआ है वो आपको ये शो कर रहा है आपकी कॉस्ट आपसे नेट प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा है। सो आपको इसमें भी इंक्रीज़ करना होगा कि वैसे तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्शंस, लेकिन आपको और बेटर करना होगा ताकि आप अपने कॉस्ट को ज़्यादा बेयर कर सको अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन से, और जितना हो सके उतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देख के सेटिस्फाई करो, और उसके साथ साथ अपने बिजनेस के लिए रिजर्व्स इकट्ठे भी करो ताकि आपको फ्यूचर बेनिफिट भी हो जाए। सो ये था आपका प्रैक्टिकल। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रेशो की बात करने वाले हैं, वो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो की मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, रिलेशनशिप बनाना किसके बीच में, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स। ऑपरेटिंग क्या होता है, यानी जो आप कर रहे हो, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी अगर आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो खर्चा आपको देना पड़ रहा है और उसका सेल्स के साथ क्या रिलेशन हो रहा है, वो क्या होगा, वो कौन सी रेशो बताएगी आपको, ऑपरेटिंग रेशो। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होगा कि आपको ये बताना, असेंटेन करना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, यानी आपकी एक्टिविटीज़ में आप कितने अच्छे से काम कर सकते। अब उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग रेशो के दो बार जो हमने पीछे पढ़े हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑपरेटिंग रेशो बनेगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ये जानो कि COGS को जब हमने, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ प्लस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन जो आपके एडवर्टाइजमेंट हो गए, सेल्स एक्सपेंसेस हो गए, उनको कहेंगे। तो ये सारे अगर हमने ऐड कर दिए, यानी सेल्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब नेट सेल्स तो आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। अब इसकी कंपटीशन भी है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो वो चीज़ रेशो में बदल जाएगी, यानी ऑपरेटिंग रेशो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब मेन चीज़ फिर वही है, इंटरप्रिटेशन जानो कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट इंकर्ड एवरेज कितनी रखनी है, 100, लेकिन ये क्या बताती है कि जितना ये लो होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, यानी जितनी रेशो ये लो होगी, लो क्यों कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम होगी, कॉस्ट जितनी कम होगी उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ मैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम से कम होगी तो ऑटोमेटिकली लो रेशो मीन्स ग्रेटर द ऑपरेटिंग रेशो। सो इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप अपने कोशिश करो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम से कम करो और सेल्स ज़्यादा करके प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कर ध्यान से देखना, अब ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स में आना ही आना है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो कि सेल्स, एडवर्टीजमेंट, सेल्स एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फायर और GP और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको सब गिवन है। अब आपने करना क्या है, ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है जिसका फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर बता दिया है। अब बात यही है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया ऊपर कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले ये देखो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी COGS निकालना है हमने। अब COGS कैसे निकलता है, सेल्स माइनस GP, यानी इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस GP। अब GP आपको गिवन है और सेल्स भी आपको गिवन है, यानी 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 60,000, दैट इज COGS। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट में से आपने COGS निकाल लिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रह गए। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने बात की थी एडवर्टीजमेंट और सेलिंग आएंगे, क्योंकि ये आपको ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आपके सेल्स के ऊपर खर्चे लग रहे हैं। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 20,000 क्या बनेगा, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो आपके सामने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स एडवर्टीजमेंट और सेलिंग मीन्स 10,000 क्या बन गया, 20,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। अब कॉस्ट का आपको फॉर्मूला पूरा मिल गया है, आपकी सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सो GP आपके सामने 40,000 था ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 20,000 है, दोनों को कम करके आपके सामने क्या आया, दैट इज 60,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग रेशो क्या बता रही है, 80,000 में से आपने अगर 60,000 को लेस कर दिया तो आपकी रेशो 80% है, कॉस्ट ज़्यादा आ गई। सो कॉस्ट ज़्यादा आना नहीं चाहिए था। रेशो मीन्स आप ग्रेटर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी आपके मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा तब
क्या होना चाहिए, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन आपका एफिशिएंट अब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट आपकी सेल्स से भी ज़्यादा है। सो इसलिए इसे कम करो, कम करोगे तभी आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट रेशो क्या है आपके सामने? ROI, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? मीनिंग से क्लियर करो। अब इसमें सेल्स वूल्स भूल जाओ, अब इसमें सेल्स का रिलेशन नहीं आएगा। अब इन्वेस्टमेंट के साथ हमने रिलेट करना है, प्रॉफिट के साथ हमने रिलेट करना है। वो क्या है दोस्तों? कि रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉय। ROI क्या होता है? यानी इन्वेस्टमेंट किस पे की, इन्वेस्टमेंट जिस पे की है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। यानी ये देखो कि हाउ एफिशिएंटली द लॉन्ग टर्म फंड सप्लाइड बाय द क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर आर बीइंग यूज्ड। कि ये रेशो शेयर होल्डर और क्रेडिटर ज़्यादा यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि उनके जो फंड्स हैं वो कितने तरीके से, सही तरीके से यूज़ करके उनको रिटर्न अच्छे से मिल सकता है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो चीज़ें आई हैं तो ये दोनों का रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, इसका एक मेन फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में नोट दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, सम एक्सपर्ट ने ये बात की है कि कैपिटल एम्प्लॉयड फेयरली रिप्रेजेंटेटिव है। सो इसलिए इस चीज़ को हटा के उन्होंने क्या किया? वी यूज़ द कंसेप्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी एवरेज का वर्ड आ गया। अब मैंने कहा था कि एवरेज यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी आएगी उसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज बन जाएगा। यानी जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे लिखना है उसकी बजाय अगर आप ओवर 2 लिखोगे वो कह रहे हैं ज़्यादा सेटिस्फाई माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने कैलकुलेशन में ROI कैसे निकालना है, वही दो कंपोनेंट को आपस में कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने नीचे डिवाइड कर दिया और ऊपर आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दिया। सो आपका ये होना चाहिए इंटरप्रिटेशन, हायर रेशो मीन्स मोर एफिशिएंट। यानी अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी कैपिटल से तभी आप रिटर्न अच्छे से दे सकते हो, तभी शेयर होल्डर सेटिस्फाई माने जाएंगे और क्रेडिटर्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे। अब इस चीज़ का फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब आपने जो न्यूमेरिकल है वो आपको मैं साथ में आगे बता दूंगा। जरूरी क्या है? नेक्स्ट एक और रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ EPS। आपने कईयों ने कर भी लिया होगा और कईयों ने अभी तक करना है। सो EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है? कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन पर शेयर बेसिस। यानी एक शेयर के बदले कितनी अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है वो क्या है? EPS। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही रहेगा कि उस इक्विटी यानी पर शेयर खरीदने के ऊपर, पर शेयर अर्निंग के ऊपर कितना उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपको जानना, दैट इज़ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब बात वही है कि EPS निकालना कैसे है। अब इसमें ध्यान से एक बात नोट करो, इसमें बिफोर प्रॉफिट नहीं लेना, इसमें हमने आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर पढ़ा था। ROI कैसे निकालते हैं? बिफोर यानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, EPS देखना है तो उस चीज़ के लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा, टैक्स देना होगा, उसके बाद ही आप जान सकते हो कि आपका अर्निंग पर शेयर क्या है। सो इसलिए आपने EAIT मीन्स अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसके साथ आ सकता है। जब आप उसे इक्विटी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? EPS। सो इंटरप्रिटेशन भी यही कह रही है कि जितना आपका रेशो यानी रिटर्न ज़्यादा होगा उतना शेयर होल्डर सेटिस्फाई होंगे, और हायर द फिगर बेटर द EPS। यानी अगर आप EAIT ज़्यादा आएगा तभी EPS ज़्यादा आएगा और तभी शेयर होल्डर सेटिस्फाई माने जाएंगे। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपकी रेशो हायर आए एज़ कम्पेयर टू लो। अब ये देखो, इस चीज़ को न्यूमेरिकली करते हैं। न्यूमेरिकली आपके सामने सम आपको दे दिया गया है। जिन्होंने तो कर लिया है अभी तक, आपको पता है EPS कैसे निकालते हैं, उनके लिए ईजी होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ध्यान से समझना इस चीज़ को। सो दोस्तों, आपके सामने आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह जो भी दिए हैं वो सारी चीज़ें गिवन है। अब EAIT निकालना है तो हमने आफ्टर से पहले बिफोर लेना पड़ेगा। हमने क्या करना है, सोल्यूशन देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने EBIT आ रहा है, दैट इज़ 1 लाख। अब वही 1 लाख अर्निंग के ऊपर यानी डिबेंचर्स के ऊपर आपने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, क्योंकि इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिबेंचर्स को। तो डिबेंचर्स की वैल्यू क्या है? 1 लाख। और 1 लाख के ऊपर 10% लगाया तो वो इंटरेस्ट आपका 10,000 आपने क्या कर देना है? लेस कर देना है। इंटरेस्ट निकल गया तो आपके पास क्या आंसर आया? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट।
अब उसमें से टैक्स रेट कितना था 30। अब ये 30 किस पे लगेगा, जितना आपके ऊपर प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट में से 30% लगाया तो 27,000 आपने उसे भी निकाल दिया। तो ये आपके सामने क्या आ गया, EAIT। लेकिन मैंने एक बात की थी यहाँ पे कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन हो, आप लिख लो कि प्रेफरेंस यानी PD, प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर दिया हो तो उसे भी हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है बीच में से। सो आपको दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स आपके 2 लाख के हैं। सो आपको प्रेफरेंस शेयर दे दिया गया है, सो इसमें से भी आपने क्या करना है, डिविडेंड लेस करना है। ये देखो 2 लाख आपको दे दिए थे और उसमें आपको 12% साथ में दे दिया था कि क्या है, इसका डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने इसमें से लेस कर दिया, तो वो भी लेस करने के बाद आपके पास लास्ट फिगर क्या आई, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज 39,000। सो अगर आपने EPS निकालना है तो जितने आपके प्रॉफिट आया 39,000, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने हैं, ना कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो इसलिए इक्विटी शेयर से जब हमने डिवाइड किया तो ये देखिए आपके सामने आंसर आया 0.78, यानी रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा। 0.78 यानी पर रेट ऑफ शेयर के ऊपर, यानी पर इक्विटी शेयर के ऊपर कितना इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, कितना अर्निंग हो रही है उनको, दैट इज़ ₹0.78। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रेशो का असल में मकसद क्या है। अब उसके बाद आता है डिविडेंड पर शेयर। अब जिन्होंने डिविडेंड लेना है उनके लिए पर शेयर आ जाएगा, यानी उनको ये जानना है कि कितना डिविडेंड, यानी अब इक्विटी शेयर होल्डर ये भी जानते हैं कि कितना डिविडेंड उनको मिलेगा या कितना उनको एग्जैक्ट मिलना चाहिए। ये चीज़ें जानेंगे वो कैसे, दैट इज़ डिविडेंड पर शेयर रेशो के साथ से। अब इसका मीनिंग देख सकते हो आप, मेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर, कि ये देखना इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जाएगा डिविडेंड, वो किससे पता लगेगा, दैट इज डिविडेंड पर शेयर रेशियो के साथ से। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव देख लो, टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिसीव्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये देखना कि क्या एग्जैक्टली मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पर शेयर। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इक्विटी डिविडेंड, यानी जितना डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद दिया गया और उससे जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी मैंने कहा अगर आपका प्रॉफिट जितना आया और उसमें से जितना आपको डिविडेंड दे दिया, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड मिला, जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से उसे डिवाइड करेंगे तब आपको पता लगेगा कि पर शेयर में डिविडेंड कितना मिला है आपको। अब इंटरप्रिटेशन भी यही कह रही है, हायर द रेशो हायर द इन्वेस्टमेंट करेक्शन डिसीजन। इक्विटी शेयर होल्डर अगर उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और वो आपके लिए बेनिफिट है। सो इसलिए ये रेशो ये बताती है कंपनी को भी और इक्विटी शेयर होल्डर को भी कितना उनको डिविडेंड मिलेगा और उसके ऊपर कितनी अर्निंग उनको हो रही है। अब हम दोस्तों लास्ट रेशो जो बढ़ रहे हैं दैट इज PE रेशो, वो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो मीन्स मेजर द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मेजर करना किसका, ऑफ इक्विटी शेयर टू EPS, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर के बदले मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे पता लगेगा, ये किस रेशो से हमें लगता है पता, दैट इज़ प्राइस अर्निंग रेशो। सो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, नो दैट हाउ मच एन इन्वेस्टर इज प्रिपेयर्ड, कैसे कितना प्रिपेयर है इन्वेस्टर अपनी अर्निंग को यूज़ करने में, और इट हेल्प्स टू असर्टेन, ये भी बताता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ EPS एंड प्रोबेबल प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग्स टू आर अवेलेबल, यानी जब आपको EPS दे दिया और प्रोबेबल प्राइस भी दे दिया, किस रेशियो में, प्राइस अर्निंग रेशियो में जिसके साथ वो कंपनी बिलोंग करती है। यानी सिंपल सी बात, PE रेशियो का मतलब यही है कि कितना इन्वेस्टर प्रिपेयर है अपनी अर्निंग को यूज़ करने में अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब वही बात आ गई, EPS को मैंने रिलेशन में देखना था किसके, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब देखो लास्ट आपके सामने इंटरप्रिटेशन भी यही कहेगी कि जितना आपका मार्केट प्राइस शो करेगा, यानी जितना हायर रेशो रिफ्लेक्ट हायर अर्निंग पोटेंशियल, यानी जितना मार्केट प्राइस के ऊपर EPS का रिलेशन अच्छा होगा, यानी हायर रेशो आएगी, वो हायर पोटेंशियल होगी किसके लिए, अर्निंग्स को शो करने के लिए। लेकिन अब अगर लो रेशो आई तो रिफ्लेक्ट लो अर्निंग, तो ये शो करेगा कि आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है, आप गिर रहे हो, आपको संभलना होगा, आपको ऊपर चढ़ना होगा, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हो, नहीं तो
मुश्किल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।